सबको प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Now the first is introduction to the linear programming. Means linear programming deals with the problem of optimization. A linear objective function subject to linear equality and inequality constraints on the decisions variables. देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब केवल इतना होता है, हमारे पास एक जनरल सी प्रॉब्लम होती है हमारे पास, मतलब कई जैसे कि आपने 7th 8th क्लास में पढ़ रखी होगी, जहाँ पे आप कुछ ऐसे वर्ड्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स में, जो कुछ लगभग उसी टाइप की ये लीनियर प्रॉब्लम्स है। लीनियर इसलिए बोला जाता है कि इसमें सब लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह नहीं होती है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम को हम पहले लीनियर मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो एक लीनियर मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। बट हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसको लीनियरली कन्वर्ट करना, मींस फॉर्मुलेट करना उस एलपीपी प्रॉब्लम को। इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, और उनको कन्वर्ट करने में किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसका काम होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब एक ऐसा टारगेट फंक्शन जिसको कि मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो मैं उसे मैक्सिमाइज करूंगा या तो फिर मैं उसको मिनिमाइज करूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कि मतलब क्या कहा जा रहा है कि हमको इसमें जैसे कि एक तरीके से मान लीजिए हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं, तो अगर कोई फैक्ट्री मालिक होगा तो वो अपना क्या सोचेगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए सोचेगा और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमम करने की कोशिश होगी कि इनका प्रोडक्शन कम से कम, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए। और अगर हम दूसरी तरफ ये सोचें कि जब ये सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमम जाए, तो उस केस में जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये कहलाएगा कि इनका मुझे प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज कराना है। तो ये बेसिक होता है। और कि लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटीज कंस्ट्रेंट। अब खाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ रूल्स और कंडीशंस भी होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन में तुमको यहां पर प्रॉफिट करके दिखाना है, या फिर ये गिवन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स मींस होता है कंडीशंस, कंस्ट्रेंट माने होता है कंडीशंस। कंस्ट्रेंट इनको इसलिए बोलते हैं कि जैसे अभी आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो ऐसे पढ़ा है 2x + 7y = 9,
या 7x + 11y = 2, कुछ इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी है। आपने अधिकतर इक्वलिटी वाली इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि इक्वलिटी लीनियर इक्वेशन हो, आपकी इनइक्वलिटीज भी हो सकती है। कहने का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू की कंस्ट्रेंट्स भी आपकी हो सकती हैं। आपके यही बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे मतलब बनाने में आपका वर्क करेंगी उन कंडीशन पर। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, नहीं, उस पर आपको कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करनी है, कंडीशंस, ताकि वो उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी एप्लीकेशंस जो यूज की जाती है इंडस्ट्री से लेकर के बहुत कॉमर्स मैनेजमेंट सब में इसकी बहुत यूज है, क्योंकि ये ऐसे ही, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि इनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ द मच interest because of these wide applicability in industry, commerce, management and science। हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो बेसिकली वर्क होता है वो 2-3 चीजों पे। सबसे पहला होता है डिसीजन वेरिएबल्स, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, थर्ड पार्ट होता है कि हम इसकी कंस्ट्रेंट्स तैयार करें, मेकिंग द कंस्ट्रेंट्स, एंड लास्ट इज द नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। नाउ कंपोनेंट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। जो एलपी के लिए मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, उस मैथमेटिकल मॉडल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द फर्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल्स, mathematical symbols representing label of activity of a firm। डिसीजन वेरिएबल्स, देखिए हम आपको बताते हैं डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप याद करिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप 7th और 8th में पढ़ते थे, आपको याद है वो प्रॉब्लम्स? यस सर। उसमें फिर आप कुछ लेट करते थे, लेट द एक्स इज द दिस, ऐसे कुछ क्वांटिटी आप मानते थे, याद है? यस सर। फिर आप उसकी इक्वेशन तैयार करते थे, एक नहीं 2 इक्वेशन बनती थी, फिर आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। आई थिंक ऐसे ही करते थे आप लोग, उसमें जी सर। है ना? ये भी लगभग आपका कुछ कुछ वैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे यहां पर जो बोला है कि डिसीजन वेरिएबल्स, ये डिसीजन वेरिएबल्स वही होते हैं जो कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करते थे, मानते थे कि ये एक्स है और ये माना ये एक्स और ये वाई है दोनों। जैसे दो की एज की बात होती तो आप कहते थे एक की एज एक्स है और दूसरे की वाई, सेम उसी मतलब आप तुरंत इसी, यही डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको यही काम करना है, ये डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले डिसाइड करने पड़ेंगे कि इसके डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं। तो ये एक मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जो कि एक लेवल की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। Second is objective function, a linear mathematical relationship describe an objective of the firm। अब इसमें क्या होता है, हमको एक ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि कंपनी का मुझे प्रॉफिट करना है ना, तो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या फिर कंपनी की ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो ऐसी एक कंडीशन के साथ मुझे अपना एक फंक्शन बनाना होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दिस फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, या तो ये मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा, और साथ ही साथ ये फंक्शन आपके उन डिसीजन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट भी होगा। द टर्म ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है ना, ये जो फंक्शन आपका तैयार होगा ये उन्हीं डिसीजन वेरिएबल बेस्ड होगा। थर्ड, कंस्ट्रेंट्स, रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस, या तो जरूरत या फिर उसके रिस्ट्रिक्शंस या कुछ निर्देश प्लेस्ड ऑन द फर्म बाय द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, है ना, स्टार्टिंग द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट मींस कोई कंडीशन कि हमको कंपनी का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन
प्रॉफिट इस कंडीशन पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल, मैंने ये कहा कि मेरे पास 10 मशीनें हैं और मेरे पास 100 लेबर है, तो 10 मशीन और 100 लेबर ही मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो इसके अंदर। तो आपको उसका मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए इन ये जो फैक्टर्स उसने आपको रिसोर्स फैक्टर्स दे रखे हैं, इनको भी कंसीडर करना है। तो इसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स, मींस कंडीशंस, कंडीशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। एंड लास्ट इज द पैरामीटर्स, numerical coefficients and constraints used in the objective function and constraint. Numerical coefficients and constants used in the objective function and the constraints. देखिए, जब आप अभी बनाएंगे, आगे हम आपको जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तब आप उसमें जो वैल्यूज यूज करेंगे तो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं कोई चीजें, और कोई चीजें कांस्टेंट वैल्यूज कहलाएंगी, जो कि आपके कंस्ट्रेंट्स के साथ और साथ ही साथ डिसीजन वेरिएबल्स आपके हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स आपके, और साथ ही साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आज समझ में आया अभी आप लोगों को? यस सर। यस सर। Okay. सर आकृति को ऐड कर लीजिए। अच्छा, now मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए कुछ इस तरीके प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं दिखाऊंगा, बट अभी ये लिखा इस तरीके से जाता है, इसका कन्वर्जन मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी पेपर में या न्यूमेरिकल में, उसकी पहली प्रॉब्लम बोलते हैं एलपीपी प्रॉब्लम। एलपीपी प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि उसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, नहीं, हमें सबसे पहले जो एक वर्ड प्रॉब्लम, बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, मुझे उसे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप 7th 8th में करते थे, आप अपने वर्ड प्रॉब्लम को समझते थे, फिर उससे इक्वेशन तैयार करते थे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते थे। बट यहां पर अभी मेरा काम केवल इतना होगा कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं उस प्रॉब्लम का, उसके डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड करें, फिर उनकी कंस्ट्रेंट्स तैयार करें और फिर उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के बारे में डिसाइड करें। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ध्यान से देखिए, लिखा है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव हमेशा कॉस्ट बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वो कॉस्ट मिनिमम होगी, वो कॉस्ट मैक्सिमम होगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन। सो हियर c1 c2 c3 एंड सो ऑन ऑल आर द कांस्टेंट, कॉस्ट कांस्टेंट बोलते हैं इनको। c1 c2 c3 these are called the cost constants, ये सब कॉस्ट कांस्टेंट है। उसके बाद x1 x2 x3 and so on, these are the decision variables। ये सारे के सारे आपके decision variables हैं, x1 x2 x3 and so on। now see subject to the constraints। subject to the constraint वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने है उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये कंस्ट्रेंट या ये कंडीशंस तैयार की गई हैं। तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट पे देखिए, पहला देखिए ये जो A11 A12, ठीक, ये आपके फिर से वही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ए मतलब ये रो और कॉलम से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये रो और कॉलम वाइज मैट्रिक्स होती है ये। जैसे A11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम और पहला कांस्टेंट वैल्यू A11, सेकंड आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये A12 आपका दूसरा constant, and again x1 x2 and so on all are the decision variables। this is the less than or equals to means constant condition आपकी, मतलब ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी ये लेस देन
और इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर बनेगी, मतलब B1 मींस मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। नाउ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट आपका वो हो गया कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट, उसके साथ डिसीजन वेरिएबल एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B2 मतलब मिनिमम कमिटमेंट। फिर ये मतलब ये कंडीशंस बता रहे हैं कि ये लेस देन या फिर ग्रेटर देन कंडीशंस को ही हम इनइक्वलिटीज या फिर कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। एंड लास्ट, जो यहाँ पे लास्ट ऐसे नहीं है, और भी सारी कंस्ट्रेंट हो सकती है, ये आपकी इक्वल टू के बराबर है मींस इक्वलिटी है इस तरह से। और तीसरी चीज ये माना जाता है, एक चीज कंसीडर की जाती है कि ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 ये नॉन निगेटिविटी कंडीशंस में आते हैं। कहने का मतलब ये वेरिएबल कभी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो जो आपकी वर्ड की मतलब जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम आपको एलपी की प्रॉब्लम दी हुई है, अगर आपके डिसीजन वेरिएबल्स ही जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। जैसे आपको दो एज दी जा रही है कि आप हमको बताइए कि फादर और सन की एज क्या थी आफ्टर 10 इयर्स या कुछ ऐसे जो आप करते थे। तो अगर हम इनको मैंने वेरिएबल बनाया कि लेट द एज ऑफ द फादर इज एक्स एंड एज ऑफ द सन इज वाई, तो अब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अनसॉल्व, क्या हुआ, ये तो गलत हो गया है ना। सर नेगेटिव वैल्यूज बता रहे हैं, नॉन नेगेटिव। हाँ, नॉन निगेटिव का भी मतलब यही होता है। देखो हमने कंडीशन दे रखी है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, बट सारे डिसीजन वेरिएबल जीरो नहीं हो सकते, नहीं तो फिर आपका ये, अभी हम आपको बाउंडेशन समझाएंगे आगे ग्राफिकली तब, बट ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना, इनकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। आपकी कोई एज या तो मतलब कोई एज, जैसे किसी की एज की बात करें तो कभी -10 एज नहीं होगी किसी की, मीन्स ऐसी वैल्यूज जो निगेटिव नहीं होती हैं। जीरो के चांसेस होते हैं लेकिन कभी कभी जीरो भी कंसीडर नहीं किया जाता है, ये कभी निगेटिव वैल्यूज नहीं होगी। आया समझ में? जी सर है। देखिए स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग द एलपी प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। पहला है हमारा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव मिनिमम और मैक्सिमम। पहला काम है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स, आपके डिसीजन जो वेरिएबल्स है उनको डिफाइन करिए। थर्ड, राइट ए मैथमेटिकल फंक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले तो आप डिफाइन करिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखना है जैसे मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया उस फॉर्मेट में। फिर राइट द कंस्ट्रेंट्स, आपकी जो भी कंडीशंस हैं उनको आप लिखिए इक्वेशन के फॉर्मेट्स में, लीनियर इक्वेशंस में, और कंस्ट्रेंट कैन बी इन द लेस देन इक्वल्स टू और फिर ग्रेटर इक्वल्स टू फॉर्म, इसी में ही इसमें होनी चाहिए, मतलब उनका मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए। Now the characteristics of the linear programming problems, ये as a theory है आपका। A linear programming problems requires a decision, a choice amongst alternative courses of the action। क्या होता है, आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है इसका कभी एक डिसीजन नहीं आएगा। जब आप इनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी आप फॉर्मुलेट करेंगे इनको, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको केवल आप मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब आप इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कभी कभी एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, आपके कई सारे सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो इसमें दिया है ना कि ए चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन, वैसे आप जो भी एक्शन है वो भी कर रहे हैं उसके कई सारे अल्टरनेटिव आंसर्स होंगे, तब आप डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है आंसर है जो एकदम राइट है। नाउ द सेकेंड, द डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड इन द मॉडल बाय डिसीजन वेरिएबल्स। जो मॉडल होता है उसमें हमें जो डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होता है। थर्ड, द प्रॉब्लम encompasses a goal expressed as an objective function, उसको हम पूरा का पूरा कंप्रेस करते हैं
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दैट द डिसीजन मेकर वांट्स टू अचीव, वो बेसिक फंक्शन होता है जिसको कि हम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करके शो करते हैं कि ये प्रॉब्लम को दूर करेगा। यही आपका मेन होता है जो प्रॉब्लम को दूर करेगा, एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल कंस्ट्रेंट्स। नाउ कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट that limit the extent of the achievement of the objective. Constraints exist that limit the extent the achievement of the objective. बिल्कुल मीन्स कंस्टेंट ही आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी कि ये जो प्रॉफिट और ये जो आपका मतलब कहने का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इट्स डिपेंडेंट ऑन द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट जितने रिसोर्सेस आपके, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है आपके पास जो रिसोर्सेस या जो चीजें अवेलेबल है वो एक लिमिट में है, तो उसी के लिमिट के अकॉर्डिंग आपको इसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन डिसाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट मस्ट बी डिफाइंड बाय लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन रिलेशनशिप। आपको ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट ये आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ऐसे नॉर्मल लिखने से वर्क नहीं बनेगा, आपको उसे फॉर्मुलेट करना है। समझ में आया? हेलो जी सर। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जिसको हम डाइट प्रॉब्लम बोलते हैं। इन अ डाइट मॉडल, ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल फूड्स इज गिवन टुगेदर विद द न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड द कॉस्ट पर यूनिट वेट of each food. A certain amount of each nutrient is required per day. जो आप न्यूट्रिशंस लेते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं वो रिक्वायर्ड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज द डेटा प्रोसेसिंग टू ए सिविलाइजेशन इन जस्ट 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। इन्होंने एक चार्ट दे रखा है जिसमें 2 तरीके के ग्रेन्स का इस्तेमाल किया है, G1 एंड G2, एंड द 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन्होंने 3 तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले रखे हैं। द फर्स्ट इज स्टार्च, सेकंड प्रोटीन एंड विटामिन्स। आपके 3 तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले रखे हैं। इन्होंने जो पहला ग्रेन तैयार किया है G1, उसमें स्टार्च कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, किलो, केजी, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर केजी है तो इसको केजी में ले रखा है कि स्टार्च 5 केजी, 4 केजी प्रोटीन एंड 2 केजी विटामिन, और जिसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 0.6 पर केजी के बराबर। मतलब ये जो ग्रेन तैयार होगा G1, ये G1 ग्रेन आपका 3 चीजों को मिला के बनेगा, जिसमें 5 केजी स्टार्च होगा, 4 केजी प्रोटीन होगा और 2 केजी आपका विटामिन होगा, और जिसकी कॉस्ट 0.6 पर केजी के बराबर होगी। फिर उसके बाद सेकेंड ग्रेन G2 दे रखा है जिसमें स्टार्च आपका 7 केजी, प्रोटीन 2 केजी और विटामिन 1 केजी, जिसकी कॉस्ट होगी 0.35 पर केजी। ये समझ आया आपको? बहुत ही सिंपल से समझना है कि उन्होंने बताया है कि 2 तरीके के ग्रेन उनको तैयार करने हैं, और वो भी इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन को, जिनकी क्वांटिटी इतनी इतनी होगी और कॉस्ट ये दी होगी। आया बेटा समझ में? यस सर। ना अब प्रॉब्लम कोई उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। द रिक्वायरमेंट पर डे ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड विटामिन इज 8, 15 एंड 3 respectively, and the problem is to find how much of each food is consumed per day so as to get the required amount per day of each nutrient at minimum cost. देखो वो कह रहा है कि requirement of the per day of starch, proteins and vitamin is 8, 15 and 3. देखिए ये उन्होंने आपको एक जनरल आइडिया दिया हुआ है कि ये ग्रेन
इतने रुपीस पर केजी के हिसाब से बिकता है और इसमें इतना स्टार्च, इतना प्रोटीन और इतनी विटामिन लगती है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पर डे की वो कितनी है? स्टार्च की 8, प्रोटीन्स की 15 और विटामिन की 3। अब केजी जो भी हो उसके अकॉर्डिंग इसकी उसने दे रखा है, ये उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो द प्रॉब्लम इज टू फाइंड हाउ मच ऑफ द ईच फूड टू कंज्यूम पर डे सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट पर डे ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन द मिनिमम कॉस्ट। उनका कहना ये है कि हमको ये जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है इसको इस तरीके से मैनेज करना है ताकि जो ये जो आपके न्यूट्रिएंट है इनकी जो कॉस्ट हो वो सबसे मिनिमम आए, है ना। लिखा है व्हेन ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम एज लीनियर प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप टू डिसाइड विच डिसीजन वेरिएबल टू बी यूज। सबसे पहला काम है आपको डिसीजन वेरिएबल बताना कि जिस पर कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेस्ड होगा। These variables represent the unknown in the problem. बिल्कुल that problem a very natural choice of decision variables is, देखो इन्होंने कैसे लिया है, माना x1 और x2 दो तरीके के आपके डिसीजन वेरिएबल लिए और ये है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्रेन G1 टू बी कंज्यूम पर डे एंड x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट ग्रेन G2 टू बी कंज्यूम पर डे। सीधी सी बात है कि जो जीवन है उसमें भी तीनों तरीके के न्यूट्रिएंट यूज हो रहे हैं और जो आपका G2 दूसरा ग्रेन है उसके अंदर भी तीनों तरीके के यूज हो रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये ग्रेन कितने कितने होने चाहिए ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो मिनिमम आए, है ना। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप भाई आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो हमें बाकी चार्ट दिया है कि ये ग्रेन ग्रेन 1 और ग्रेन 2 ऐसे बनता है इन तीनों को यूज करके, पर आप एक्चुअली में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बनेंगे कितने, कितनी क्वांटिटी में बनेंगे। तो मैंने मान लिया कि लगभग इतनी यूनिट्स के बराबर G1 बनेगा और x2 यूनिट के बराबर हमारा G2 बनेगा जो कि पर डे कंज्यूम्ड होगा। ऐसा समझ में आपको कैसे बनाइए भाई। देखिए हमको तीनों न्यूट्रिएंट्स की तो क्वांटिटी दे रखी थी ऑलरेडी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो फर्स्ट ग्रेन या दूसरा ग्रेन बनेगा वो कितना बन पाएगा पर डे में। हेलो यस सर। सर समझ आया? सिंपल मैथमेटिक्स है, समझने वाला कि भाई हमारे पास जो दिया था वो तो था, हमको उसको वेटेज सब में दे रखा था, बट हमारे पास ये नहीं पता था कि हम ग्रेन्स जो है वो कितना बनाएंगे जो डेली कंज्यूम हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप मेरा पूरा हुआ कि मैंने एक डिसीजन वेरिएबल्स बनाया। अब सेकंड स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मुझे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड होता है। इन दिस केस द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट पर डे विच इज गिवन बाय Z। हमने अभी आपको बोला कि आपको ये ग्रेन ऐसे तैयार करना है ताकि जो इनके इंग्रेडिएंट हैं, इंग्रेडिएंट कहने मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट की कम से कम मात्रा में आपका ये ग्रेन तैयार हो जाए, ताकि इसीलिए मुझे ये मिनिमाइज करना है अपना ऑब्जेक्टिव। नाउ Z इक्वल्स टू दे रखा है, उन्होंने कॉस्ट आपको दे रखी है। देखिए ध्यान से, मैंने ऊपर आपको दिया था पर केजी कॉस्ट आपको दी है कि G1 की है 0.6 पर केजी और G2 की है 0.35 पर केजी। ओके, नाउ दिस सी दिस, हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। नीचे देखिए लिखा है कॉस्ट पर डे विच इज गिवन बाय Z इक्वल्स टू 0.6 x1, क्योंकि आपने क्वांटिटी कितनी मानी है G1 की x1, तो उस क्वांटिटी को अगर हम रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ इट कन्वर्ट इनटू कॉस्ट, प्लस दूसरा भाई दूसरा क्या है, दूसरा मेरा 0.35 पर केजी के रेट से बिकता है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है x2, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है? कॉस्ट में। अब ये जो भी हो, x1 और x2 अभी हम सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं किसी को, ये जो भी हो बस इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे क्या करना है? मिनिमम करना है। The value of objective function is often denoted by Z. Z से ही ऑलवेज हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करते हैं। समझ में आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना?
बहुत ही आसान था क्योंकि उन्होंने हमको पर केजी दे रखा था, तो मैंने जितनी क्वांटिटी G1 की मानी थी और जितनी क्वांटिटी मैंने G2 की कंसीडर की थी उन दोनों को रुपीस से, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मुलेट भी बताया था कि C1 और x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3। तो अभी C1 C2 ये आपके कॉस्ट वैल्यूज या कॉस्ट कांस्टेंट्स होते हैं। तो इस समय आपका 0.6 और 0.35 ये आपके C1 और C2 हैं, और बाकी ये जो दो हैं ये आपके दोनों डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो कि एक G1 ग्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा G2 को। समझ में आया? Yes, sir. ओके। Sir. उसके बाद नेक्स्ट है फाइनली वी नीड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। अब मेरा काम बचा इसके कंडीशंस को फॉलो करना, जो कंस्ट्रेंट्स या जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं उनको भी, उनकी भी इक्वेशंस तैयार करना। दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड x1 एंड x2, ये दोनों डिसीजन वेरिएबल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 एंड x2 must certainly satisfied x1 is greater than or equals to 0 and x2 is greater than or equals to 0, means नॉन निगेटिविटी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। वो हमने आपको लिख दिया कि पहले ये दोनों जो डिसीजन वेरिएबल है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के बराबर, मींस नॉन निगेटिविटी कंडीशंस अप्लाई करती है। फिर these constraints are referred to as non-negativity constraint. Non-negative constraints appear in the most linear program. Moreover, not all possible values for x1 x2 rises to diet. ये सब थ्योरी लिखी हुई है आपकी, हम मेन यहां से स्टार्ट करते हैं। The amount of the starch in x1 unit of G2 and x2 units, पहले में लिखा है x1 unit of G1 and x2 unit of G2 is 5x1 plus 7x2। देखिए ये कंस्ट्रेंट कैसे बना, ध्यान से देखिए। 5x1 और 7x1 किसके लिए? आपका जो x1 यूनिट ऑफ G1 और x2 यूनिट ऑफ G2 है, जिसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए स्टार्च कितना कितना स्टार्ट हो रहा है, 5 और 7। G1 के लिए 5 और G2 के लिए 7। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 5x1, मतलब G1 का जो वेरिएबल है वो x1 है, इतनी क्वांटिटी आपने मानी है, और G2 की क्वांटिटी आपने x2 मानी है। तो आपका जो इक्वेशन बनी वो बनी 5x1 प्लस 7x2, दोनों को मिला करके। ये देखिए वही मैंने लिखा है 5x1 प्लस 7x2, ये हो गया आपका स्टार्च के लिए। एंड दिस अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट कितना, 8। उसने बोला कि ये वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 8। कैसे 8 कैसे आया, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए ये लाइन पहली, द रिक्वायरमेंट पर डे ऑफ द स्टार्च प्रोटीन एंड विटामिन इज 8, 15 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इसकी लिमिट में आपको बता चुका हूं कि स्टार्च 8 होगा, प्रोटीन 15 होंगे और विटामिन आपके 3 होंगे। तो ये इनकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। तो यानी कि जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो 5x1 प्लस 7x2 ये एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, स्टार्च का 8। ठीक उसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो देखो इक्वेशन ये बन गई, 5x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड रिक्वायरमेंट बनाएंगे प्रोटीन की और फिर उसके बाद बनाएंगे विटामिन की। इसी चार्ट को, मींस इस टेबल को यूज करके दोबारा में आ जाएगा 4x1 प्लस 2x2 और विटामिन के लिए आएगा 2x1 प्लस 1x2। और इन सबको आपको किसके बराबर रखना है, इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी 8, 15 और 3 के बराबर। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी बनेगी 4x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, और थर्ड कंस्टेंट बनेगी 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। देखिए 8, 15 और 3, ये आपका फाइनल बना है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका फाइनल जो एलपीपी प्रॉब्लम है वो फॉर्मुलेट हुई है, जिसमें अब आपका क्या निकला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z आपका 0.6x1 प्लस 0.35x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट आपकी 5x1
प्लस 7x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, फिर 4x1 प्लस 2x2, ये सॉरी यहाँ पे ये हाँ 2x2 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, फिर 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. दीज आर द कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन आपकी x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0. समझ में आया? Yes, sir. बहुत ही सिंपल. सर कुछ पूछना था हाँ सर. पूछो पूछो पूछो. सर जो 8, 15 और 3 क्वांटिटी दी गई है, तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे तो 8 से लिस्ट होना चाहिए या 8 की इक्वल होना चाहिए ना? बेटा 8 लीस्ट है, उसने बोला कि इतनी तो हमें चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट मिनिमम ही हो. अभी तो तुम देखो इक्वेशन में इधर की क्वांटिटी को मैंने ग्रेटर दिखाया, मतलब ये वैल्यू 8 से ज्यादा होनी चाहिए, इतनी तो अच्छा. मिनिमम है उसकी. ठीक है वही सर. समझ गए? और कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल होता है बेटा, बहुत ही सिंपल. बस केवल आपको ध्यान से समझना है कि हमें किस चीज का डिसीजन वेरिएबल बनाना है और किस चीज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है और इसे मिनिमम करना है या मैक्सिमम. वो खैर आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत इजी समझ में आ जाता है कि मुझे मिनिमम करना है कि मैक्सिमम करना है. अब बस कंस्ट्रेंट बन जाती है, सॉल्यूशन नहीं करना होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है इसका फॉर्मुलेशन करना. बाकी सॉल्यूशन तो इसके कई सारे होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहला काम है एलपीपी फॉर्मुलेशन. सबको समझ में आया? यस सर. ओके. Yes, sir.